हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मिशन जेएनवी विद प्रणव। मैं हूं प्रणव वत्स, आप सभी का टीचर, आप सभी का मेंटर और आप सभी का दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स और प्रेशर के बारे में, जो कि हमारा जेएनवी क्लास 9 जेएनवी का साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। बच्चों, पहले मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स जो है आपका, ये फोर्स होता क्या है? असल में ये फोर्स होता क्या है, ये बताओ मुझे। ये फोर्स जो आपने देखा, ये होता क्या है? नहीं पता? कोई ना, चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो, फोर्स का जो है हम अपने जीवन में हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, हर हर जगह पे हमें फोर्स का यूज करना पड़ता है। अभी जो है आप अपना लैपटॉप लेके बैठे होगे, लैपटॉप ओपन करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ा होगा पावर बटन पर। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? तो फोर्स जो है एक तरह का पुश और पुल होता है, और कुछ नहीं होता है। फोर्स में पुश और पुल होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि चेंज करता है इसका स्टेट वगैरह, ये सब। फोर्स कुछ भी नहीं होता है, बस पुश और पुल होता है, जिसको डिनोट किया जाता है फोर्स को एफ से। ठीक है, ठीक है, फोर्स को जो है एफ से डिनोट किया जाता है। ठीक है, फोर्स डिनोट होता है एफ से, और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है। यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे तो इसमें आपको एसआई यूनिट न्यूटन भी दिख जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अब जो है आपको, आप पूछोगे भैया ये वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है? देखो भाई, फिजिक्स में कोई भी जो है चीज होता है जिसे हम नाप सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं वो क्या कहलाता है? क्वांटिटी, मतलब कि राशि। ठीक है, अब क्वांटिटी होता है दो प्रकार का। पहला होता है स्केलर, और दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर वेक्टर के बारे में हमें अभी ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि स्केलर वो क्वांटिटी हुआ जिसके पास, जिसको हम नाप सकते हैं केवल, और जो है उसका कोई दिशा विशा कुछ नहीं होता। वेक्टर वो हुआ जिसके पास दिशा भी है और हम उसे नाप भी सकते हैं। ठीक है, उसको वेक्टर का, और कोई बड़ी बात नहीं है। और जो आप देखते हो मोशन करते थे, वो मोशन भी फोर्स के कारण ही होता है। अगर फोर्स नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को, ये सब समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जो है चलते चलो आगे की ओर। क्या करना पड़ता है भाई? फोर्स जब अप्लाई होगा तो आपको क्या लगता है? कुछ तो इफेक्ट होगा उसका, जैसे आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपसे जो जलने वाले ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उन लोगों को बुरा लगता है। कुछ इफेक्ट हुआ ना? आपको अच्छे नंबर आए या फिर आप जेएनवी में सिलेक्ट हो गए तो आपको खुशी हुई, कुछ तो इफेक्ट हुआ ना? आपके माँ बाप के जो है कंधे पे से आपके स्टडी का बोझ उतर गया। अब जो है उनको आपकी स्टडी का कोई चिंता नहीं है, कुछ इफेक्ट आया,
उस इफेक्ट के लिए हमें यह इफेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स का कुछ इफेक्ट होता है, ठीक है। अब फोर्स का मैं बता दूं कि फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे। फोर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद फोर्स को एफ से डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल एफ से। मैथमेटिकल टर्म में एम ए होता है, फादर इक्वल्स टू मा, ठीक है। एसआई यूनिट आपको पता ही है, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट जिसको कहते हैं डाइन, वो वाला डाइन नहीं, जो आप लोग समझते हो, ये डाइन फोर्स का यूनिट, ठीक है। जो कि जो है आपको प्रूफ चाहिए होगा कि भैया मैं कैसे मान लूं कि 1 मीटर जो है, मीटर को मैं जो है मतलब 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर कैसे होता है। आपको प्रूफ चाहिए होगा, जरूर चाहिए प्रूफ, क्यों नहीं प्रूफ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भाई, यहाँ पे प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 1 न्यूटन जो है उसका क्या मतलब हुआ, 1 केजी गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका ये भी दिया हुआ है, प्रूफ भी दिया हुआ है, इसके लिए मैंने पहले से प्रूफ रखा है। देखो 1 न्यूटन इतना हुआ इक्वल्स टू 1000 ग्राम गुना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 1,00,000 ग्राम। ऐसे करते करते हो गया, जो कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, ये जो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका वैल्यू होता है डाइन। ये क्या है, 10 टू द पावर 5 है। न्यूटन का वही वैल्यू होगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको 1000 ग्राम गुना 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 मीटर सेकेंड 100 सेंटीमीटर होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भैया यही आएगा, इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो एक बार पलट के देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो पता है, सबको पता है। अब देखिए फोर्स के बारे में मैंने जो आपको बताया, तो फोर्स कुछ इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। क्या है वो इफेक्ट, तो देखिए भैया, जब फोर्स लगता है, इधर से मान लीजिए ये एक फुटबॉल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, फुटबॉल है ये। इस फुटबॉल को मैंने आया और अपने लात से ये मेरा पैर है, मैंने इसे एक लात मारा, ये फुटबॉल अब यहाँ से मोशन में चली गई, ठीक है। अब ये मोशन में है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फोर्स लगने पे जो है किसी भी चीज का मोशन में ला सकता है, किसी भी रेस्ट की चीज। अब यहाँ पे जो है मेरे दोस्त ने ऐसे एक हाथ लगाया अपना और बॉल को रोक दिया, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, फोर्स इधर लगा तो स्टेशनरी ये फुटबॉल था, वो मोशन में चल गया। अब ये मोशन में है, उधर से मेरे दोस्त ने फोर्स लगाया, ये मोशन वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरूरी है, और जो है दूसरा इफेक्ट क्या कहता है कि भैया जरूरी तो नहीं है कि मैंने फोर्स लगाया और जो है ये रुक गया, या फिर मैं अगर चलती हुई फुटबॉल पे ही एक लात और मार देता हूँ, ये फुटबॉल पहले से मान लो चल रही है, इसमें मैंने एक लात और मार दिया, ठीक है। तो क्या ये जो है फुटबॉल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। और एक लात मारोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब फोर्स ऐड हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा, स्पीड जो है आगे बढ़ जाएगा। कहीं मेरे दोस्त ने यहाँ पे उसको हाथ मतलब लगा के पूरा तरीका से रोका नहीं, केवल हल्का हाथ ऐसे लगाया और फिर हाथ हटा दिया, तो क्या वो फुटबॉल को फिर स्टेट चेंज हो गया,
नहीं भैया, वो तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। पहले 10 की स्पीड पे चल रहा था तो 5 की स्पीड पे चलेगा है। इस तरीके से हो जाएगा भैया। हो गया। अब जो है आप जो है क्या करो, हाईलाइट मार दो पहले इसको, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को ये देख लो, ठीक है। उसके बाद स्पीड अल्टर कर दो, यानी कि स्पीड बदल सकता है। उसके बाद डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। कहीं मेरे दोस्त ने यहाँ पे ये आती हुई एक फुटबॉल को, मान लो मैं क्रिकेट खेला, बॉल इधर से आ रही है, ये मेरा बैट है भाई सस्ता सा, बॉल यहाँ से ऐसे टप्पा खा के मेरे पास आई, ठीक है। मैंने बैट से स्विंग शॉट मारा और उस साइड भेज दिया, तो क्या मैंने उसका स्टेट चेंज किया, स्पीड ऑल्टर किया। स्पीड ऑल्टर होगा, वो स्पीड ज़्यादा स्पीड में चलेगी बॉल, लेकिन क्या मैंने इसका डायरेक्शन भी चेंज किया? हाँ सर जरूर किया चेंज। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि फोर्स लगने पे डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है भैया, एंड हो जाता है डायरेक्शन चेंज, ठीक है। उसके बाद शेप साइज भी बदल सकता है, जैसे कि एक मान लो एक रबर बॉल है भाई, मैंने इसको क्या किया, अपने हाथ से ऐसे कंप्रेस किया, ठीक है। कंप्रेस किया अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये रबर बॉल को कंप्रेस किया मैंने, तो ये कंप्रेस होके इतना छोटा हो गया, ठीक है। तो क्या मैंने इसका शेप चेंज किया, मतलब ये डायरेक्शन चेंज किया? नहीं। स्पीड ऑल्टर किया? नहीं। और क्या मैंने इसको स्टेशनरी से मोशन में या फिर मोशन से स्टेशनरी में लाया? नहीं, नहीं लाया। पर ये जो है मैंने इसका शेप साइज चेंज कर दिया, तो यहाँ पे भी तो फोर्स लगा ना भाई, फोर्स तो लगेगा। तो यहाँ पे ये तो क्या जो है आप ये कह सकते हो कि जहां पे भी, सॉरी ये मैं आपको दूसरा बताने लग गया, सॉरी। तो ये कह रहा है कि, और हाँ, अगर मैंने जो है कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे क्या करूँ, एक पेड़ का, नहीं पेड़ का ऑप्शन ले लो, आप एक काम करो, एक इसका ऑप्शन ले लो, पेड़ का नहीं, कुछ और दो। एक काम करो, मेरे पास, फिर मैं क्रिकेट खेल के आया घर, मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, रोटी। मम्मी ने एकदम गोल मटगोल रोटी दे दी गर्मा गर्म। अब भाई मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने क्या किया, इस रोटी को ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया। तो क्या ये रोटी अब दोबारा जुड़ सकती है? नहीं। तो हमेशा जो है जरूरी नहीं कि हमेशा शेप ही चेंज होगा, या फिर हमेशा डायरेक्शन ही चेंज होगा, या फिर हमेशा स्पीड ही ऑल्टर होगा, या फिर स्टेट ही चेंज होगा। ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं 4-5 स्टेप के बाद कोई और तीसरा चौथा मतलब और कोई स्टेप मतलब इफेक्ट नहीं है, समझे फोर्स को, बस यही 5-6 इफेक्ट, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है समझ में आ गया। अब जो है फोर्स के प्रकार के बारे में, तो जो है आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये फोर्स को ये माइंड में मतलब आपका रिवीजन करने के लिए, ठीक है। इतना दूर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इतना दूर आप ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो ये अपना माइंड में हो गया। तो मैं क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्स दो प्रकार के, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जो है
कांटेक्ट फोर्स के कितने एग्जांपल? पहले तो टाइप, उसके बाद और इसके सब टाइप, समझे? ऐसा नहीं होता, बहुत सारे फोर्स के टाइप होते हैं, सब टाइप होते हैं, तो वो तो अलग बात है। ठीक है, फोर्स आपको क्या कहता है कि पहले चलो कांटेक्ट करके फोर्स लगाते हैं। अभी तक हमने आपको कांटेक्ट के ही फोर्सेस के एग्जांपल दिए। अभी तक तो आप कह रहे होगे भाई फोर्स बिना कांटेक्ट के कैसे लगेगा? तो लगता है बाबू, देखो पहले तो कांटेक्ट फोर्स में आएगा मस्कुलर फोर्स, यानी किसी भी चीज के मसल से, यानी कि किसी भी बॉडी से अगर तुम पावर लगा रहे हो, फोर्स अगर किसी बॉडी से जनरेट हो रहा है, या वो पुश हो पुल हो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मस्कुलर फोर्स होगा, चाहे वो हमारे शरीर का हो या फिर किसी मशीन का हो, तो वो अलग बात है। ठीक है, किसी भी बॉडी से अगर हो रहा है फोर्स जनरेट, तो वो मस्कुलर फोर्स में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है? देखो, जब आप एक ही ये हाथ है, नहीं ये पत्थर, दूसरा ये पत्थर, तो पहले आपने कि पुरानी मूवीज में देखा होगा ना, जब इसको रगड़ते हैं तो यहाँ पे चिंगारी फेंक देता है, चिंगारी लग जाता है? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो है आया बारी नॉर्मल फोर्स का। नॉर्मल फोर्स क्या होता है भैया? देखो भैया, जो सीधा खड़ा है कोई भी चीज, जैसे कि मैंने जो है, आप कुर्सी पे बैठे, ठीक है, आपने ये एक मस्त सी कुर्सी ली, आप इस पे गए 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 और बैठ गए, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे, तो कुर्सी जो आपको बैलेंस रखने के लिए फोर्स लगा रही है, ये आप हो गए, ये कुर्सी हो गई। कुर्सी जो आपको बैलेंस लगाने के लिए फोर्स, बैलेंस रखने के, आपके वेट को संभालने के लिए जो फोर्स लगा रही है, उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। टेंशन, आपने भाई वो वाला टेंशन नहीं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ आज, वो वाला टेंशन। देखो, आप जो है जब ऐसे करके खींच रहे हो, एक बंदा इधर से खींच रहा है इसको, एक रस्सी है, उसको ऐसे बंदे खींच रहे हैं, रस्सा कैसी टग ऑफ वार देखा है ना, हाँ, वही वाला। ठीक है, अब टेंशन में भी दो प्रकार होते हैं बाबू। उसके बाद ड्रैग, एयर रेसिस्टेंस मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता कि एयर रेसिस्टेंस ही है, इसको ड्रैग पढ़ोगे, एयर रेसिस्टेंस बोलोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब ड्रैग क्या होता है? जैसे तुम जो है एयर तुम्हारे सामने में जो है, तुम जब अथी करते हो, पैराशूट से कूदते हुए देखे हो, किसी को अगर पैराग्लाइडिंग करते हुए देखे होगे, तो आप देखते होगे कि एक इस तरीके का होता है पैराशूट, उसमें जो है मतलब कपड़ा ही होता है, उसमें ऐसे से बंधा रहता है रस्सियां, और यहाँ पे आदमी लटका रहता है? तो वो किस कारण से होता है? क्योंकि यहाँ पे जो एयर है, वो आदमी जो नीचे जा रहा है, तो एयर तो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, भाई हमको कहाँ खींच के ले जा रहे हो, हैं? तो वो जो है एयर रेसिस्टेंस, उसको ड्रैग कहते हैं। आप लोग पानी पे जो है बॉल फेंक देते हो, तो वो जो है पानी जो है, पानी पे वो तैरने लग जाता है ना, है? पानी पे तैरता है वो बॉल, कहाँ से तैरता है? तो वो बॉल जो तैरता है, तो क्या लगता है वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? यही ड्रैग, विस्कोसियस ड्रैग। ठीक है, और ये रहा नॉन कांटेक्ट फोर्स के, यही तीन एग्जांपल है, ये तीन नल्ले भाई। एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट के द्वारा होता है। ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन साहब ने कहा था ग्रेविटी होता है अर्थ में, लेकिन एक बात बता दूं कि ग्रेविटी जो है केवल अर्थ में नहीं होता, सभी चीजें यूनिवर्स में जिनके पास मास है उसमें ग्रेविटी होगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलता है, बट होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है,
जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ग्रेविटी कैसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आप देख लो, मैंने जो जो बताया है भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो, यहाँ पे देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट पुल्स एनी टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स टुवर्ड ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर मास। इन सिंपल टर्म्स, ए फोर्स दैट इज देखने। तो मैंने तो यही बताया कि भैया जो धरती के पास जो होता है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मैंने तो वही बताया। जिस जिसके पास मास है उस उसका जो है ना, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बस वही है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए जो है वो खींच लेता है, और आप लोग के अंदर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग का अर्थ भाई कहाँ 10⁻24 kg, समझ रहे हो, 5.96 इंटू 10⁻24 kg का, और कहाँ तुम 38 kg के। डिफरेंस है भाई। तो इसके लिए आपको पता नहीं चलता है, लेकिन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बता दूं मैग्नेटिक फोर्स, तो वो तो मैंने आपको बताया कि मैग्नेट से जो उत्पन्न होता है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि इनविजिबल नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट अराइजेस फ्रॉम, लेकिन ये भी सही है, गलत भी है सही भी है। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, वो भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब, इन सब के मूवमेंट से, क्योंकि मैग्नेट के अंदर उसी का मूवमेंट होता है जो वो खींच पाता है, लेकिन ये केवल अपने किसी मैग्नेट पे दिखा पाएगा अपना इफेक्ट मैग्नेटिक फोर्स, या फिर अपने अथी पे दिखा पाएगा, या जी समझ गए ना, किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट पे दिखा पाएगा और किसी पे नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब, ये जो नल्ले भाई साहब हैं, ये ऐसे नहीं होंगे कि आप परमानेंट किसी में हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मम्मी जब धार बनाती है चाकू का जो धार घिस जाता है, तो मम्मी लोग देखते हो कि पत्थर पे घिस घिस के धार बनाती हैं। अब तो नहीं बनाती हैं, पहले बनाती थी। और तो उस चाकू को ना आप कभी ले जाना किसी दूसरे मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर टच करवा देना, ठीक है। जैसे ही टच करवाओगे आप देखोगे कि वो ऑब्जेक्ट उसके साथ लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। देखो, एज्यूम करो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो है बहुत सारे मतलब पार्टिकल्स होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, कोई इस साइड होगा, कोई ऐसे होगा, ठीक है, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, ऐसे सारा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, हीट का उत्पन्न होता है जब पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है भैया, ये सब नाच रहे हैं अपने अपने पे। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब चार्ज हो जाते हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं, जिससे ये किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच देता है। ये कंघी को आपने देखा होगा कि पेपर चिपकाते हुए कंघी पे, वो जो पेपर ऐसे कंघी ऐसे सटाता है, पेपर उठने लगता है उसके साथ, है इसी का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल खींच ही सकता है, धकेल भी सकता है बाबू, ठीक है। ओके, डन। अब देखो भाई, कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो जो है 6 गो प्राइमरी फोर्स होता है। कांटेक्ट फोर्स 6 गो होता है, ठीक है, कि सरफेस कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, इस सब पे बेस्ड, ठीक है। मैंने आपको 5 ही बताया है अभी। पहले तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब 3 टाइप होता है। फ्रिक्शन क्या हुआ,
देखो एक्स पैरेलल टू द कॉन्टेक्सुअल स्पेसिस ऑफ द रेगुलेटेड मोशन, ठीक है। तो मोशन को जो है ओपोज करने वाला फोर्स होता है ये, जो कि पैरेलल ऑब्जेक्ट्स में होता है, पैरेलल कांटेक्ट में, ठीक है। और एक और तीन वो टाइप होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, देख लो भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब कोई चीज स्थिर हो तो उसको हिलाने में भैया फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज स्टेशनरी ऑन अ सरफेस, जैसे कि यहाँ पे हैवी बॉक्स रखा हुआ है, तो इसको जो है स्टेशनरी फोर्स कहा जाता है। उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि आप जो है देखो भैया, अगर कोई खुरदुरा सा सरफेस है, इस तरीके का सरफेस है, इस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा, एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, इसको आप जो है अगर उठा के ले जाओगे तब तो भैया दिमाग खराब होगा। तो मैंने क्या कहा कि भैया तुम इसको जो है प्लेन सरफेस ले आओ, अब प्लेन सरफेस पे इसको स्लाइड करवा दो भाई। प्लेन सरफेस पे स्लाइड करवाओगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। देख लो भाई, वही कह रहा है भाई। उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, इसमें आपको सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। The frictional force that resists the motion when spherical or cylindrical objects roll on the surface, समझ में आ रहा होगा सुन के। जब आप कोनो जो है ऐसे मम्मी को देखते होगे, ये मान लो बेलना है, बेलना की है, बेलना, ठीक है, ऐसा बेलन रहता है, तो मम्मी इसको क्या करती हैं, एक बार ऐसे घुमाती हैं, फिर ऐसे घुमाती हैं, फिर मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है मम्मी का बेलना, और वहां पे जो है वो रोल करते रहता है। तो यहाँ पे जो रोटी आप देखते होगे, तो वो रोटी कभी कभी जो है मतलब हिलाने में क्यों आपको, जो बेलना जब बेलते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो क्यों आपको पावर फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि भैया रोड का रोड का जो सरफेस है वो आपके साइकिल के टायर को रेसिस्ट कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन लगा के, ठीक है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगाना हो तब तो भैया आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए ड्रैग फोर्स, ठीक है, वही जो मैंने बताया, एयर मॉलिक्यूल वही होगा, एयर मॉलिक्यूल के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है भैया, ठीक है। और आपको ये ड्रैग के बारे में एक और खास बात बताऊं, लिक्विड रेजिस्टेंस, ये देखो पानी के द्वारा जो होता है, ठीक है। देखो एक बात बताऊं आपको, ये जो ड्रैग फोर्स है ना, यानी एयर प्रेशर जो होता है, वो आपको लगता है कि एयर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हवा का जो दबाव रहता है। एक बात बताऊं, अगर ये जो है आपका, ये है 225 cm स्क्वायर का एरिया, ठीक है, यानी 15 बाय 15 का है। ये 15 बाय 15 का जो एरिया है, यानी अपने शरीर के जितना, उस पे जो है एटमॉस्फेयर, जानते हो कितना दबाव डालता है, 2250 kg, 2250 kg, समझे, इतना वजन डालता है। फिर भी आप सोचते हो 2250 kg अगर हम लोग के शरीर पे है, तो भाई साहब हम लोग अभी तक तो थकुचा चुके होते हैं, फिर हम लोग थकुचाए काहे नहीं बबुआ।
इसका कारण है कि आपके शरीर के अंदरों में जो है एयर प्रेशर वह काम कर रहा है। इसके लिए बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर है, इसके लिए आप नहीं थक सकते हैं। कहीं जो अंदर का प्रेशर इधर उधर हुआ तो वही है 13 दिन बाद वही होगा। ठीक है, समझ गए। नॉर्मल फोर्स वही बता रहे हैं, सपोर्टिंग परपेंडिकुलर solid objects from passing through each other while it does not have formal structural subtypes. It varies based on ठीक है भैया, इसका कोई सब टाइप होता नहीं है, बट बनाने के लिए बना दिए भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ी है। नॉर्मल फोर्स का कोई सब टाइप होता है? हम ही को समझ रहे हो क्या चुना लाल? अप्लाइड फोर्स लगाया हुआ बल, ये अप्लाइड फोर्स क्या होगा? अप्लाइड फोर्स में की होगा बेसिस डायरेक्ट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय पर्सन एनिमल, जगह की मस्कुलर फोर्स या फिर मैकेनिकल फोर्स आएगा। हो गया क्या होगा? ठीक है, ये मस्कुलर फोर्स ऊपर लिख दिए थे, अप्लाइड फोर्स होता, और ये मस्कुलर फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, और एगो है भैया हमारा बहुत टेंशन हो रहा है, यही है टेंशन। ठीक है, टेंशन होता की है, देखो आप लोग पढ़ के समझ सकते हो। टेंशन क्या होता है? तो पुलिंग फोर्स होता है जो कि दोनों साइड से लगाया जाता है किसी भी चीज पे, जिससे कि उस चीज पे लग रहा बल टेंशन में बदल जाता है, चीज को टेंशन होने लगता है, पढ़ने रोने। समझा? टेंशनों दो प्रकार है, पता है क्या? बता दे, पक्का बोलो, बता दे। चलो पहले सब्सक्राइब करो तब बताएंगे। कर लिया? ठीक है, चलो ओकर जो है वो तो होता है डायनेमिक टेंशन। एगो हुआ डायनेमिक टेंशन है, तो सर हुआ ठीक है। तो ये जो है डायनेमिक टेंशन, स्टैटिक टेंशन, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब की होता है डायनेमिक टेंशन, स्टैटिक टेंशन। स्टैटिक टेंशन तो ये हुआ एक जगह पे आपको सिर्फ बल लग रहा है, बल चेंज हो रहा है। अच्छा, कभी जो है क्रेन को किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाते हुए देखा है तो अगर चेन सब देखा होगा, कखनो आई चेन पर भार रहता है, कखनो ओ चेन पर भार रहता है, देखा है ना? मतलब चेन के डिफरेंट पार्ट पे भार रहता है। कभी चेन ऐसे मान लो लटकल है, ठीक है, कखनो यहाँ पे से इसका ट्रंक चालू है, जब इस चेन को लपेटता है कखनो यहाँ पर टेंशन पड़ता है, इतनी दूर पर टेंशन पड़ता है, या फिर कखनो कखनो इतनी दूर पर टेंशन पड़ता है, तो डायनेमिक टेंशन। बुझ गया? समझ गया सब? ठीक है, सब समझ गया। अब तनी अंडुओ कर देते हैं। जब टेंशन से काम निकल गया, अब हुआ इलास्टिक फोर्स। देखो भाई, तुम यहाँ पर जो टेंशन देखा, अगर ये टेंशन हम लगाते हैं वहाँ पर, कौन रस्सी की जगह, जूट के रस्सी के जगह पर मान लो हम यहाँ पर की डाले, एगो रबर डाल दिए, है ना? क्या वो रबर डाल दिए, ठीक है, रबर, ये मान लो रबर है, रबर है तो रबर तो अपने आप को अंदर वापस खींचने की कोशिश करेगा, ओकरे स्प्रिंग फोर्स करते हैं। समझा? कखनो काल जो है तुम जब एगो मान लो स्पॉन्ज है, रसगुल्ला वाला स्पॉन्ज, ठीक है, या फिर कार साफ करने वाला, कुछ भी, एकरा जब तुम दबाता है पानी निचोड़ने के लिए, पानी निचोड़ा तुम इतनी कर दिया, एकरा टेंशन लगा के इतनी कर दिया,
मतलब फोर्स लगा के इतनी वो कर दिया, ठीक है, इतनी वो कर दिया तुम, आप जो है तुम जब छोड़ता है तो एकाएक ऐसे फूल काहे जाता है वापस, जैसे ही छोड़ेगा हाथ से ये वापस एतगो काहे हो जाता है, किया कि ओकरा अंदर भी स्टिंग फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। वो जो है अपने मतलब स्प्रिंग फोर्स भी दो तरह का होता है, एगो अपने आप को अंदर स्ट्रेच करने के लिए होता है, एक तरफ लगाता है फोर्स के स्ट्रेच करो अंदर हमको, और एक तरफ रहता है कि हमको तुम दबा काहे दिया, हम चौड़ में रहने वाले आदमी है भाई, हम है तुमको किसी गैंगस्टर को तुम जाके अगर एक छोटे से रूम में बंद करोगे तुमको गोलियां मारेगा है। वही है कि वो बोल रहा है कि हम भाई चौर में रहने वाले हम बहुत जगह में रहने वाले हैं, ठाट बाट से रहने वाले आदमी हैं, हमको अगर तुम बंद करेगा हम फोर्स लगाएंगे, हम वापस अपना जगह पर आएंगे, समझा। और एक हुआ कि एकदम दबा हुआ, जैसे कोई बच्चा सबको देखते हैं कितना कि वो सबको कतबो तुम ओपन माइंड से बोलेगा ना, उसके मन में पता नहीं की चलत रहता है, वो फिर ओना मुंह लटकाइए पूछेगा, समझा। ओकरा कहा जाता है कंप्रेसिव स्प्रिंग फोर्स, नहीं है टेंसाइल स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, टेंसाइल स्प्रिंग फोर्स कहा जाता है ओकरा। कंप्रेसिव हुआ वो गैंगस्टर वाला एग्जांपल, ठीक है, समझ गया सब। हाँ सर समझ गए, पक्का। हाँ जी सर पक्का समझ गए, बढ़िया ठीक है, आप देख भी सकते हो, वही सब है। अब आते हैं प्रेशर की, कोई बता सकता है हैं प्रेशर की होता है, कुछ समझ में नहीं आया, नहीं ना आया, ठीक है चलो भाई हम बता देते हैं तुमको। देखो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर जो है इतने लंबा चौड़ा भाषण हमें नहीं देंगे, सीधा समझो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, हाँ खाली वो सीधा फोर्स हो, आधा फोर्स हो, टेढ़ा फोर्स हो, प्रेशर लगेगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर दे दिया है सो गलत दे दिया है, यहाँ पे आधा टेढ़ा कुछ डालो। अच्छा वो बात बताओ, फोर्स जो है अगर तुम भैया ईंटा है, ठीक है, ईंटा पर जो है ना क्या वो कांटी डालो, ठीक है, आकि ना क्या कांटी डालो, पर प्रेशर तो दोनों जगह लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर ही होगा, एक रास्ते परपेंडिकुलर न देगा रे चट्टा, एग्जॉस्ट धकेलना शुरू कर देगा, एग्जॉस्ट तो नहीं है फोर्स लगाना शुरू करेगा, वही हुआ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर डिनोट किया जाता है, मतलब प्रेशर का जो है फॉर्मूला होता है एसआई यूनिट, पहले जान लो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम बताते हैं कैसे हुआ, देखो एक फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स का न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर होता है एसआई यूनिट, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, वही ना हुआ, वही डाल रहा है एन बट्टा एम स्क्वायर, समझा। फॉर्मूला तो आपको पता चलिए गया, अब एक रास आप की निकाल सकते हैं कि बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, E A इक्वल्स टू F प्रेशर इनटू एरिया इक्वल्स टू फोर्स, या फिर प्रेशर अपॉन फोर्स इक्वल्स टू एरिया, कुछ निकाल सकते हो भाई, काम तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब आपको हम कहेंगे कि भैया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया से,
कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे अच्छा मान लीजिए ये जो है ये वो लेडी है, ठीक है। ये लेडी जो है एक वजन है 70 किलो, ठीक है, 70 kg है। अब जो है ये है आप, ठीक है। आप है ये। अब ये लेडी जो है क्या कही, पहला दिन आपको जूता का जो होता है जूता पहन के आपके पैर पे लात दे दी। पैर पे अगर लात दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या हल्का फुल्का डांटे इसको कि काहे लात दे दिए, आपको हल्का फुल्का यानी कि प्रेशर कम, ठीक है। ये कर जूता के सोल बड़ी चौड़ा है। कहीं जे यह लेडी काल का आई एकदम बढ़िया से क्या की, वो हील वाला सैंडल अब आपके पैर पर दीदी, ये आपका पैर, तो बताइए अब क्या आपका पैर बचेगा? तब तो बड़ा बढ़िया वाला स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है। वही कह रहा है कि जब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और जब एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर फोर्स ज्यादा लगेगा प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। अगर सेम एरिया फोर्स कमेगा तो प्रेशर भी कमेगा। इससे आगे कुछ है नहीं, ठीक है। फोर्स का प्रेशर का डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। थ्रस्ट क्या होता है वो भी जान लीजिए। यहाँ पे जो है आपका दिया हुआ है परपेंडिकुलर फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर फोर्स होता है उसी को थ्रस्ट कहते हैं, और कुछ नहीं होता है थ्रस्ट, ठीक है। अब जो है सॉलिड पे प्रेशर का एप्लीकेशन है भैया, देखिएगा, देख लीजिए एप्लीकेशन की होगा। पहले तो देखिए कटिंग टूल्स में होता है, उसके बाद फास्टनर्स यानी प्रेशर का यूज सब जो होता है वही सब में होता है। देखिए प्रेशर जब बढ़ाया आइजर पे यूज किया, हाई हील शूज एक्सट्रीम प्रेशर होता है ना, बताया ना आपको अभी है? जो कि सॉफ्ट सॉइल यानी गीला मिट्टी खेत में चाहिए पहन के तनी हाई हील वाला शूज, हाई हील वाला सैंडल पिन तो कहीं चाहिए ना, वही सैंडल खोल के मारेंगे मैडम जी, समझे। फास्टनर्स यानी कि नेल्स, कांटी, पिंस, हेयर पिन होता है, सुई इत्यादि इत्यादि को यूज करने में इत्यादि इत्यादि में लगाया जाता है। ये सब एग्जाम्पल। अब जो है अगर जो है आप देखिए यहाँ पे जो है आप सॉलिड्स में और एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका स्कूल बैग का जो है कभी भी कंधा आप देखे हैं कि इतनी चौड़ा, जैसे कुत्ता का पट्टा रहता है ओकरो पट्टा में कम से कम रहता है 1 इंच चौड़ा पट्टा रहता है। अब बैग का जो कंधा पे जो पट्टा रहता है, कंधे पे जो पट्टा रहता है वो वाइड ही रहता है दोनों भी बैग में, मतलब जो बैकपैक होता है वो, ये नहीं कि पर्स, ठीक है। बैकपैक का कोई भी रहेगा तो वाइड शोल्डर्स है, ठीक है। वाइड शोल्डर्स जो है वो वाइड शोल्डर्स क्यों रहता है, जिससे कि आपके जो है शोल्डर पे ज्यादा मतलब प्रेशर नहीं पड़े, वेट उसका डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझे। अगर आप जितना ज्यादा चौड़ा रखिएगा उतना ज्यादा जो है मतलब उतना कम प्रेशर। आप देखिए होंगे ट्रक सब टायर बहुत चौड़ा चौड़ा रहता है और दो टायर लगाइए रहता है, वो यह क्या ये देखिए रोड जो होता है, रोड पे भी अपन एगो कैपेसिटी होता है, एक कैपेसिटी मान लीजिए रोड पर एक जगह पे
50,000 टन उठाने का। ठीक है, 50,000 टन एक बार में ये रोड पे आप ज्यादा प्रेशर डाले बिना प्रेशर। अब एकरे में आप जो है पतरका टायर डाल दीजिए ट्रक में, कहीं रोडे फाड़ के घुस जाएगा अंदर, समझे। और वो भी जो है एयर वाला टायर, दबने वाला टायर डालिए, एकदम सॉलिड मेटल। अगर एलॉय व्हील पे चला के देख लीजिए, मजे आ जाएगा, समझे। वैसा ही इसके लिए ट्रकर में देखिएगा 2 गो टायर रहेगा प्लस चौड़ा चौड़ा, बाइक के टायर के 3 गुना चौड़ा रहेगा, समझे। जो भारी भारी गाड़ी रहेगा बुलेट है, ओकरो में देखिएगा चौड़ा चौड़ा टायर। ठीक है, आर्किटेक्चर में भी कुछ यूज होता है, किया कि देखिए फिजिक्स जब आप पढ़िएगा ना, देखिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास थ्योरी जो है वो कहता है कि जब तक आपका बेस के अंदर आपका टॉप का आएगा तब तक आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका जो है प्रेशर का यूज किया जाता है कि पतला, ऊपर से जो एयर रहता है, एयर का प्रेशर रहता है, ऊपर से एयर प्रेशर बनाए रहता है, एयर प्रेशर जो रहता है उसको भी कम करने के लिए पॉइंटेड बनाया जाता है, जिससे कि एयर नीचे तक आ सके। ठीक है, और कुछ ज्यादा होता नहीं है। अब जो है आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पढ़िए, प्रेशर इन लिक्विड। सब आप देखिए, लिक्विड जो है, लिक्विड प्रेशर होता है। आप जो है डैम आर देखे होंगे, ऊपर का वाल जो है पतला रहता है, ऊपर का वाल रहेगा इतनी चौड़ा, निचुलका वाल देखिएगा इतना चौड़ा वाल किया है। नीचे में प्रेशर बेसी रहता है, जितना डीप जाते जाइएगा उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा, समझे। सब तरफ से होता है, क्योंकि उसका कोई फिक्स्ड शेपे नहीं है लिक्विड का, लिक्विड तो सब तरफ अपना फैलते जा रहा है। ठीक है, और जो है वही बात कि कोई भी जो है शेप नहीं होता है तो सौंसे बॉडी पे करेगा आपका। आप अगर डैम में कूद जाइएगा, हाथ पैर फट गया, हाथ आ जाएगा, समझे। मतलब पूरा बॉडी पे बहुत जोरदार प्रेशर निकालने का, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालने का है ये ई फॉर्म, नोट कर लेगा। ठीक है, चलिए हाईलाइट कर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ लीजिए, बुझ गए। एटमॉस्फेरिक वैसे तो हम आपको पढ़ाए हैं, समुद्र तट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है, 101 से 325 पास्कल, सॉरी 1,01,325 पास्कल और 1 atm सी लेवल पे रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है इसको मेजर करने के लिए? बैरोमीटर। की होगा, जबते आपका एल्टीट्यूड बढ़ते जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा जो है आपका प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किया कि एयर कॉलम जो है हीन होते रहेगा, जैसे आपको पढ़ रहिएगा। यही कारण है कि अथियर में जो है आपको फ्लाइट में कहेगा कि भैया आप जो है चिंगम चला दीजिए, देख लीजिए। हम वह बात बताए थे कि ह्यूमन बॉडी जो है नए क्रॉस होता है, किया कि इंटरनल कलर, ठीक है, यह सब हम बात बताए थे, तक समझ में आ गया। अब देखिए वो है हमारे चाचा ऑटो वैन ड्यूरिक्स, जो कि बताए दिखा रहे हैं तुम लोग को कितना मजबूत होता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो भाई, जखन जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए बाहर की किए, उस टाइम तो बेसी मशीन होता नहीं था, तो काम किए कॉपर के 2 गो
तो हेमिस्फीयर बनवाए, समझा। ओकरा जो है बंद कर दिए पूरा बढ़िया से, तकर बाद अंदर सौंसे प्रेशर निकाल दिए, मतलब सौंसे पचका दिए अंदर से। अब कह रहे हैं कि 8 गो घोड़ा लगा दिए, 4 गो आई साइड में, 8 गो आई साइड, 8 गो आई साइड, सॉरी 4 गो आई साइड, 4 गो आई साइड एटमॉस्फेयर, मतलब गोला में, ठीक है। तकर बाद जो है घोड़ा लोग पीछा से चाबुक मारे जा रहे हैं, घोड़ा आगे बढ़ा ही नहीं, कतबो जोर लगा रहा था कि चाहिए नहीं रहता, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बदल गया था। इसके लिए बाबू समझ में आया। इसी के साथ हमारा ये भी चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल जो मैंने आपको वीडियो नहीं दिया था, क्योंकि हमारा ये जो है भाई साहब, पीडीएफ भाई साहब को बनाने में हमको बहुत टाइम लगा। इतना 17 फाइल्स बनाने में टाइम तो लगेगा ना भाई, प्लस में कल नेट भी था, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।